देखिए, अब बात करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्या होती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम? पहले इसका स्टेटमेंट लिखें, उसके पहले आप समझ लीजिए लफड़ा क्या है। देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई सर्किट ऐसा हो, मान लीजिए ये सर्किट ऐसा हो और ये पहली बात तो सिंगल सोर्स के लिए एप्लीकेबल है। यहां पर सिंगल सोर्स होगा। अब आप यहाँ है, इसमें सोर्स ही नहीं है, तो सोर्स बना दीजिएगा सिंगल सोर्स। यहां पर एक सोर्स बना दिया हमने, ये एक सोर्स बना दिया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है। तो इसकी वजह से कुछ करंट फ्लो होगी ना सर्किट में। तो हमने मान लिया ये लूप फर्स्ट ए है और ये लूप बी है, और इसमें मान लिया आप यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रही है और इसमें यहाँ पर I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। यानी कि जब लूप ए की तरफ इस सोर्स को लगाया गया तो यहाँ पर कितनी करंट फ्लो हो रही है? I2। इसकी कुछ वैल्यू होगी, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी ना। अब कह रहे हैं कि अगर ये यहां से हटा दीजिए आप और इस सोर्स को यहां लगा दीजिए, ठीक है, तो यहां जो करंट फ्लो होगी अब वो यही होगी जो यहां फ्लो हो रही थी। तो फ्लो तो इसी भाई साहब ने कराया है ना। तो जो इधर लगने के बाद सेकेंड ब्रांच में फ्लो करा रहे हैं वो इधर लगने के बाद में इधर होगी, ठीक है। यानी इधर बैठ करके जो पड़ोसी के साथ उनका नेचर है, अब इधर बैठेंगे तो ये पड़ोसी हो जाएंगे, तो उसके साथ वही उनका ट्रीटमेंट होगा। ये ऐसा कहा गया है, इसी को कहा गया रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, ठीक है। तो लिखिए जा, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली टू ए सिंगल सोर्स ऑफ नेटवर्क। और स्टेटमेंट आप वही लिखिएगा जो आप सुपरपोजिशन का लिखा था ना, कि वो सिंपल नेटवर्क में हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसको इजी बनाने के लिए हम जो है कुछ थ्योरम का यूज करते हैं जिससे टफ न हो, और उनमें से एक है सुपरपोजिशन, तो लिख देंगे उनमें से एक है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। अब पहले स्टेटमेंट लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। अब स्टेटमेंट समझ में आ गया ना जो हम कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम करके आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए, इफ एन EMF E, इफ एन EMF, बैटरी का क्या बोलेंगे आप, EMF लिखिए ना। इफ एन EMF E in one branch produces a current in a second branch. If EMF E in one branch produces a current in a second branch, then if same EMF is moved from first to second branch, then it will produce the same current in the first branch. It will produce the same current in the first branch ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हुआ जाकर के। अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, लिखिए प्रूफ। देखो प्रूफ में दो फिगर बनेंगे, पहले फर्स्ट फिगर और टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखते हैं हमने क्या किया। यहां पर एक सोर्स लिया, इसका EMF हमने माना E, ये EMF है। अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, निगेटिव क्या है आपको नहीं मालूम है? हाँ पता है, बोले पता है, ज्यादा ना बताओ, बहुत ज्यादा बता रहे हो, पता नहीं हमका है। अच्छा ये क्या बता रहे, ठीक है। तो ये जब यहां पर पहुंचा, यहां पर एक रास्ते में रेजिस्टेंस था, ठीक, और यहां पर एक रास्ते में रेजिस्टेंस था, और यहां पर रास्ते में एक रेजिस्टेंस था।
हमने कहा ना कि ये एप्लीकेबल होगा सिंगल सोर्स के लिए, सिंगल सोर्स है। यहाँ पर दो लूप है, एक लूप ए है और एक लूप बी है, चाहे फर्स्ट सेकंड मान लो, हम लूप ए भी माने ले रहे हैं, ठीक है, तो नेमिंग अच्छी हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस का नाम दो R1 R2 R3, ये दो R1, ये दो R2 और ये दो R3। अब हमने कहा इस ब्रांच में करंट ऐसे पहुंच रही होगी, ऐसे, ठीक है, इस करंट का नाम दे दो I1। ये करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1 करंट फ्लो हो रही है। इस पूरी ब्रांच में I1 आपने माना है, ये I1 है, यानी इस पूरी ब्रांच में I1 है, ठीक है। वो हम यहाँ ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ये ब्रेक हो गई, ये हो गई, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो I1 जब होगी तो यहां पर भी तो I1 फ्लो होगी, नीचे की तरफ नहीं होगी। और यहां पर करंट क्या हो रही है? I2। इस पूरी ब्रांच में कितनी हो रही है? इस पूरे लूप में कितनी हो रही है? I2। अब बताइए, ये I2 आएगी तो इसके अंदर भी एंट्री मारेगी, ऐसे भी फ्लो करेगी I2। करंट तो जानी जानी है, I2 दिखा रहे तो I2 दिखाना पड़ेगा ना आपको। वो अलग की बात, नेट करंट आपकी I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 होगी, अलग चीज है, ठीक है। तो डायग्राम समझ में आया? तो आपने सेल कहां पर लगाई है? पहली ब्रांच में, ठीक। और आप करंट कौन से निकालोगे? यहां पर I2। बाद में सेल कहां लगाओगे? इस ब्रांच में। और करंट कौन सी निकालोगे? यहां वाली। और दोनों करंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। डायग्राम समझ में आया? लिखिए डायग्राम। अब आप करेंगे क्या? इसमें अप्लाई कर दो किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन लूप ए अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ऐसे लिखा जाता है, केवीएल। या अगर दिक्कत हो तो आप पूरा लिख लो, ज्यादा ठीक होगा, पता लग उसकी फुल फॉर्म नहीं ढूंढ पा रहे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या सेकंड लॉ भी कह सकते हो, वोल्टेज लॉ। क्या होता है वोल्टेज लॉ? किसी भी क्लोज लूप में सिग्मा डेल्टा वी की वैल्यू 0 होती है, एक आगे ना, सावधान। अब ये लूप आप ले रहे हैं, ठीक है। हम यहां से चलना शुरू किए, रास्ते में मिला R1, करंट I1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I1 R1 प्लस या माइनस? जिधर हम जा रहे हैं करंट उधर ही फ्लो हो रही है, हाँ, प्लस है, प्लस होगा। और नहीं तो क्या? क्यों? तो नहीं, मैथमेटिकल लगा रहे हैं कि आप ऐसे बोल रहे हैं, हमने समझाया भी था, हाँ, ठीक है। 90% टीचर प्लस लिखते, हम माइनस लिखते। हाँ, तो मैथमेटिक्स माइनस कहती है उसको। ये करंट फ्लो हो रही है, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक। ये रेजिस्टेंस R है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V आपने माना। हमने कहा है प्लस लें या माइनस लें, ठीक है। हम जानते हैं करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, यानी कि यहां पर जो वोल्टेज रहा होगा, अगर 20 वोल्ट रहा होगा तो यहां कुछ कम रहा होगा, 10 वोल्ट। तो डिफरेंस कैसे लेंगे आप? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल में इनिशियल माइनस करेंगे ना, तो प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस आएगा ना, तो आप माइनस लेंगे, माइनस आई बनाएगा, कैलकुलेशन वही आएगा। पूरे लूप में आप एक नियम लगा लीजिए, हमें क्या करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर इसमें माइनस करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कहती है जब डिफरेंस निकालोगे तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े। आगे कौन मिला? R3। करंट I1 फ्लो हो रही है, करंट की तरफ जा रहे हो तो माइनस I1 R3। आगे बढ़े तो यहां I2 भी फ्लो हो रही थी, फ्लो हो रही ना, तो अब एक और पोटेंशियल होगा, लेकिन प्लस में हो जाएगा ना, I2 R3 नहीं होगा, I2 तो फ्लो हो रही है इसमें। और आगे बढ़े तो ये मिल गया सेल, और सेल के प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस E बराबर 0, ठीक है। यहां से E की वैल्यू निकालिए, तो E बराबर I1 R1 प्लस I1 R3 माइनस I2 R3। हमें एक्चुअली I2 निकालना है। ये प्लस माइनस समझ आ गया? मतलब कोई नियम जो हम बता रहे हैं वो लगाए, आंसर उसका वही आना जो हमारा आना है, ठीक है। तो यहां पर E बराबर हो जाएगा, यहां से I1 कॉमन आएगा, R1 प्लस R3 माइनस I2 R3। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। अब आप किरचॉफ का लूप बी में लगा दीजिएगा। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 2, इन लूप 2। जरा समझिएगा,
सेकंड लूप बी, नाम दिया हमने लूप बी। देखो ध्यान से, सावधान। जब लूप बी में गए, हम यहां चलना शुरू कर रहे हैं। करंट I2 है, रेजिस्टेंस R2 है, पोटेंशियल I2 R2 माइनस या प्लस, माइनस I2 R2। आगे बढ़े, यहां करंट की तरफ जा रहे हैं हम, I2 R3 माइनस I2 R3। और आगे बढ़े तो करंट I1 दिख गई, और करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस I1 R3 इक्वल टू 0। कोई भी ईएमएफ है नहीं, जहां से चले थे वहां पहुंच गए। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, I1 की वैल्यू। तो I1 R3 की वैल्यू क्या हो गई, इसको उधर ले जाओगे तो आएगा I2 कॉमन लेंगे तो आएगा R2 प्लस R3। इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए। कैसे करो, I1 निकालो, अगले स्टेप में I1 निकालो, R3 को अपान में कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। इस I1 को उठाओ और क्वेश्चन नंबर 1 में रख दो। भाई I2 निकालना है ना, I1 गायब करना है। तो बाई क्वेश्चन 2 पुटिंग I1 इन इक्वेशन नंबर 1, बाई इक्वेशन 2 पुटिंग I1 इन इक्वेशन 1। देखो यहां E बराबर क्या होगा, I1 का मान क्या रखेंगे आप, I2 R2 प्लस R3 अपान R3 इंटू R1 प्लस R3 और माइनस I2 R3। बात समझ में आ रही है ना, क्या लिख रहे हैं। कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए R3 ले लो एलसीएम, E बराबर और I2 ले लो कॉमन, तो यहां क्या आएगा, यहां पर आएगा R2 प्लस R3 इंटू R1 प्लस R3 माइनस R3 स्क्वायर अपान R3। तो जब यहां से I2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा E इंटू R3 अपान R2 प्लस R3 इंटू R1 प्लस R3 माइनस R3 स्क्वायर। ये करंट सेकेंड ब्रांच में फ्लो हो रही है I2, जब यहां पर सेल आपने लगा रखी है। अच्छा इसको कहीं लिख लेते हैं, यहां कहां लिख ले, यहां लिख लें I2 इज इक्वल टू E R3 अपान R2 प्लस R3 इन ब्रैकेट R1 प्लस R3 माइनस माइनस R3 स्क्वायर। इसका मतलब अगर इस सेल को उधर हम लगाएंगे तो इस वाली ब्रांच में यही करंट होनी चाहिए, यही तो प्रूफ करना आपको। आप जरा फिगर चेंज करेंगे। अब देखिए हमने लूप चेंज कर दिया, लूप वही रहा, सेल को चेंज कर दिया, सेल यहां लगा दी। तो हमने कहा इसमें I2 डैश करंट फ्लो हो रही है, इसमें I1 डैश करंट फ्लो हो रही है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, पहले इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही थी I2, और अब इसमें कितनी हो रही है I1 डैश। तो आपको प्रूफ ये करना है, टू प्रूव कि I1 डैश इज इक्वल टू I2 के बराबर होगा। I2 निकाल चुके हैं आप पहले से, ठीक है। अब फिर शुरू हो जाओ, फिर साफ साफ का नियम लगाइए यहां पर, ठीक है। अब पहले लूप ए लेते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप ए। देखो ये प्लस माइनस हम लेते हैं ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो ये आपने करंट इसमें कितनी मानी है, I1 डैश मानी है, ये I1 डैश यहाँ गई हो, इसके अंदर एंट्री मारी है I1 डैश, ठीक है। और यहां से I2 डैश इधर आई है और इसमें एंट्री मारी है I2 डैश, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा तो बात की बात है। तो आप कहेंगे एक ही ब्रांच में दो करंट कैसे हो सकती है, तो जो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लेंगे, सुपरपोजिशन थोड़ा अप्लाई करेंगे तो वहां पर नेट करंट हम लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमको I2 और I1 में रिलेशन चाहिए। देखिए लूप ए में देखते हैं, सावधान, यहां चलना शुरू करो। पहले कौन मिला R1, करंट I1 फ्लो हो रही है, उसी दिशा में आप जा रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, माइनस R1 इंटू I1 डैश होगी। आगे गए करंट I1 डैश, तो माइनस R3
इंटू I1 डैश, और ये उल्टा करंट आ रही है तो प्लस I2 डैश इंटू R3 बराबर 0। ठीक है, यहां से I2 डैश निकाल लीजिए। I2 dash तो I2 डैश R3 इज इक्वल टू R1 I1 डैश प्लस R3 I1 डैश। तो यहां पर I2 डैश की वैल्यू आएगी R1 प्लस R3 इंटू I1 डैश अपान R3। क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो। 3 होगा 4 होगा 4 होगा। 3 ये पढ़ा था ना, 3 ये था, 4 डाल दो। अब इस लूप में लगा दो किरचॉफ लॉ। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप बी। लूप बी में अप्लाई कर दो। देखिए चलना शुरू करो। कहां से चलना शुरू करोगे? यहां शुरू कर दें, यहां से करंट की तरफ जा रहे हैं। I2 डैश है ये, I2 डैश R2 माइनस I2 डैश R2। आगे गए, इधर भी करंट जा रही है तो माइनस I2 डैश R3। यहां गए करंट अपोजिट है, प्लस I1 डैश R3। यहां गए EMF प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस E बराबर 0। यहां से E निकालो तो E की वैल्यू आएगी, इसको उधर ले जाओ तो I2 डैश कॉमन ले लोगे तो आएगा R2 प्लस R3 माइनस I1 डैश R3। हमको I1 डैश ही निकालना है ना, तो I2 डैश हटाना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का I2 डैश यहाँ पर ये रब कर देता एग्जाम। I2 निकालना है। अरे यहाँ पर I1 डैश निकालना है ना। हाँ सर I1 dash I1 डैश की वैल्यू I2 के बराबर होनी चाहिए और I2 निकाल चुकी है यहाँ पहले से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डाल दो। बाई क्वेश्चन 4 पुटिंग I2 डैश इन इक्वेशन 5। तो 5 क्या है? E इज इक्वल टू I2 डैश की वैल्यू क्या है? I2 डैश की वैल्यू है R1 प्लस R3 इंटू I1 डैश अपान R3 इंटू R2 प्लस R3 माइनस I1 डैश R3। यहां से I1 डैश कॉमन ले लो, R3 एल्सियम ले लो तो आएगा R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R3 माइनस R3 का स्क्वायर अपान R3। अब आपको I1 डैश निकालना है। I1 डैश आएगा, इसको इधर ले आओ तो E इंटू R3 अपान R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R3 माइनस R3 स्क्वायर। इक्वेशन इसको 6 डाल दो। जरा इक्वेशन 6 डाल दो। इक्वेशन 3 देखो और 6 देखो, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो बाई इक्वेशन 3 एंड 6 I2 बराबर I1 डैश। यही आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम में प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके बाद और भी थ्योरम्स हैं, बाद देखी जाएंगे।